नमस्कार। भारत के क्रिमिनल लॉज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएस अब लागू हो चुकी है। पर इन बदलावों का असल में मतलब क्या है? आज हम 5 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो सीधे सीधे न्याय और हमारी सुरक्षा से जुड़े हैं। तो इन नए कानूनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सवालों के जरिए हम आज 5 ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि पिछले साल के एग्जाम्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। ये सवाल हमें इन नए और कॉम्प्लेक्स बदलावों की जड़ तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी शमनीय और गैर शमनीय अपराध में आखिर फर्क क्या है। ये दो शब्द सुनने में भले ही थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन इनका सही मतलब समझना पूरी न्याय प्रक्रिया को समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। शमनीय यानी कंपाउंडेबल अपराध वो छोटे मोटे अपराध होते हैं जहां दोनों पार्टीज यानी पीड़ित और आरोपी आपस में बैठकर समझौता कर सकते हैं और केस खत्म हो जाता है। लेकिन गैर शमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल अपराध बहुत गंभीर किस्म के होते हैं। इनमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माने जाते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में स्टेट यानी सरकार खुद केस लड़ती है। और हाँ, अगर ये जानना हो कि कौन से अपराध शमनीय हैं और कौन से नहीं, तो इसकी पूरी लिस्ट और नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359 में दी गई है। यही वो सेक्शन है जो ये तय करता है कि किन मामलों में समझौता हो सकता है और किन में बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि कुछ केस में पार्टियां समझौता कर सकती हैं, पर तब क्या होगा अगर सरकार खुद कोई केस वापस लेना चाहे? और यहीं पे हमारा दूसरा सवाल आता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब अभियोजन वापस लेना, ये आखिर है क्या? तो देखिए, इसका एक प्रोसेस है 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले सरकारी वकील, जिन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो कोर्ट में केस वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं। इसके बाद कोर्ट उस एप्लीकेशन को जांचती है और अगर कोर्ट को लगता है कि वजह सही है तो वो परमिशन दे देती है और अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिरी फैसला पूरी तरह से कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। और ये सब हवा में नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलता है बीएनएसएस की धारा 360 से। ये धारा साफ साफ बताती है कि केस तभी वापस लिया जा सकता है जब या तो सबूतों की कमी हो या केस को आगे चलाना पब्लिक इंटरेस्ट में न हो। अब तक हमने कोर्ट की प्रक्रिया के बीच के स्टेप्स की बात की, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू कैसे होती है। ये हमें हमारे तीसरे और बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आता है, व्हाट इज कंप्लेंट, यानी कि परिवाद किसे कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो परिवाद का मतलब है किसी भी व्यक्ति की तरफ से सीधे कोर्ट में की गई शिकायत। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए पुलिस रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आम नागरिक पुलिस के पास जाए बिना भी सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसका मकसद क्या है? बस इतना कि कोर्ट को बताया जाए कि एक अपराध हुआ है और उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। ये नागरिकों को न्याय पाने का एक डायरेक्ट रास्ता देता है और इसे बीएनएसएस की धारा 2 सब सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, मामला कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सरकार की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से केस कौन लड़ेगा? यही एंट्री होती है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो हमारा चौथा सवाल इसी जरूरी पद से जुड़ा है, बाय हुम एंड अंडर विच सेक्शन इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड, यानी लोक अभियोजक को कौन और किस कानून के तहत अपॉइंट करता है। अब देखिए, यहाँ अपॉइंटमेंट का सिस्टम बड़ा क्लियर है। जिला और निचली अदालतों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट का आता है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। ये सिस्टम सेंटर और स्टेट के बीच पावर का एक बैलेंस बना के रखता है। तो ये जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनकी पूरी गाइडलाइंस कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी बीएनएसएस की धारा 19 में। यही वो धारा है जो ये पक्का करती है कि सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए सही और काबिल अधिकारी ही चुने जाएं। अच्छा, ये तो हुई अपराध होने के बाद की बात, पर अपराध को होने से रोकने का काम किसका है? ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है।
Discuss in brief the powers of executive magistrate under section 163 BNSS 2023 यानी धारा 163 के तहत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं। तो समझिए, इनका मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इनके पास कई प्रिवेंटिव पावर्स होती हैं, जैसे अगर कहीं शांति भंग होने का डर है तो वो किसी से बॉन्ड भरवा सकते हैं, या फिर किसी जमीनी विवाद को कंट्रोल करना हो, या पब्लिक पीस के लिए कोई जरूरी कदम उठाना हो। इन सारी शक्तियों का मकसद क्या है? बस एक, समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। और जो धारा 163 है ना, वो खास तौर पर उन्हें गैर कानूनी भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग यानी फोर्स यूज करने तक की पावर देती है। ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को प्रिवेंटिव जस्टिस में एक बहुत बड़ा रोल देते हैं। तो ये थे BNSS 2023 के वो 5 बड़े कॉन्सेप्ट्स। इन बदलावों को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि कानून तो बदल गया है, पर क्या इससे न्याय पाने का तरीका और लोगों का अनुभव भी बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है। नमस्कार। नए कानून भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में जानना चाहते हैं? आज हम इसके 3 सबसे जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। गिरफ्तारी के नियम क्या हैं, डबल जेपर्डी का सिद्धांत क्या कहता है, और अपराध को रोकने के लिए पुलिस को क्या शक्तियां मिली हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। और देखिए, हम ये सब उन सवालों के आधार पर समझेंगे जो पिछले साल कानून की परीक्षाओं में पूछे भी गए थे। इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि ये नए नियम असल में कितने जरूरी हैं। हमारा पहला सवाल जुड़ा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया से। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो नए कानून के तहत उसके क्या अधिकार हैं और ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो सवाल ये है कि गिरफ्तारी का असली मतलब क्या है? पुलिस किसी को गिरफ्तार करती क्यों है? और सबसे जरूरी बात, गिरफ्तार होने वाले इंसान के पास क्या अधिकार होते हैं? आइए इन सभी पहलुओं को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले, ये गिरफ्तारी है क्या? देखिए, BNSS 2023 के तहत पुलिस किसी को यूं ही नहीं पकड़ सकती। गिरफ्तारी तभी होती है जब किसी पर अपराध करने का कोई ठोस शक हो या उसके खिलाफ सबूत हो। मतलब ये कानून के दायरे में रहकर किसी की आज़ादी को कुछ समय के लिए रोकने की प्रक्रिया है। लेकिन सवाल उठता है कि किसी को गिरफ्तार करने का मकसद क्या है? इसके पीछे कई वजह हैं। ताकि जांच सही तरीके से हो सके, आरोपी कोर्ट से भाग ना जाए, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और समाज सुरक्षित रहे। ये न्याय दिलाने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम कदम है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। BNSS 2023 और हमारा संविधान दोनों ही ये पक्का करते हैं कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का पूरा हक है। उसके पास चुप रहने का अधिकार है, जिसे राइट टू रिमेन साइलेंट भी कहते हैं, और वो अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने परिवार या दोस्त को दे सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बात करने का, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का और अपनी मेडिकल जांच कराने का भी पूरा अधिकार है। ये सारे नियम उसकी कानूनी और शारीरिक दोनों तरह की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब अपने दूसरे विषय पर चलते हैं। ये कानून का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए मुकदमा चला और फैसला आ गया, तो फिर उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हमारा अगला सवाल इसी सिद्धांत पर है। BNSS 2023 के तहत डबल जेपीडी या दोहरे खतरे का क्या मतलब है? आइए इस जरूरी कानूनी सुरक्षा को और गहराई से समझते हैं। तो ये डबल जेपीडी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है एक गुनाह एक ही सजा। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ये नियम इसलिए है ताकि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रहे और किसी को बार बार परेशान न किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गारंटी है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 20.2 साफ तौर पर कहता है कि किसी को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। ये इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। नए कानून BNSS में धारा 395 इसी डबल जेपीडी के सिद्धांत को लागू करती है।
ये धारा पक्का करती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में बरी हो चुका है या सजा पा चुका है तो उस पर उसी अपराध के लिए दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, ये नियम हमेशा लागू नहीं होता। इस स्लाइड पर नजर डालें। बाईं ओर वो शर्तें हैं जब ये नियम लागू होता है, जैसे कि पिछला मुकदमा सही अदालत में चला हो और फैसला आ चुका हो। वहीं दाईं ओर वो स्थितियां हैं जब ये लागू नहीं होता, जैसे कि अगर पहला मुकदमा गलत अदालत में चला हो या नया मुकदमा किसी दूसरे अपराध के लिए हो। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम पुलिस की उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो उन्हें अपराध होने से पहले ही रोकने में मदद करती हैं, खासकर संघीय अपराधों को, यानी ऐसे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। हमारा आखिरी सवाल है, पुलिस को गंभीर अपराधों को रोकने के लिए क्या शक्तियां दी गई हैं? आइए जानते हैं कि नया कानून इस बारे में क्या कहता है। इसकी शुरुआत होती है धारा 149 से, जो पुलिस को अपराध रोकने की एक बुनियादी लेकिन बहुत अहम शक्ति देती है। इस धारा के मुताबिक अगर पुलिस को लगता है कि कोई गंभीर अपराध होने वाला है तो वो उस व्यक्ति को चेतावनी दे सकती है, उसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है और उस पर नजर भी रख सकती है। अगली है धारा 150, जो सिर्फ पुलिस की शक्ति नहीं बल्कि हम नागरिकों का कर्तव्य भी तय करती है। इसके अनुसार अगर किसी को किसी गंभीर अपराध की योजना के बारे में पता चलता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी सूचना पुलिस को दे। अब आती है एक बहुत बड़ी शक्ति, धारा 151 के तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी। ये पुलिस को ये अधिकार देती है कि वो किसी अपराध को होने से रोकने के लिए ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत अगर पुलिस को पक्का यकीन है कि कोई अपराध होने ही वाला है और उससे रोकने का कोई और रास्ता नहीं है, तो वो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक सुरक्षा कवच है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। पुलिस की शक्तियां सिर्फ लोगों को रोकने तक ही सीमित नहीं है। धारा 152 उन्हें ये अधिकार भी देती है कि वे किसी अपराध के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी रोकें। इसके अलावा भी पुलिस के पास कुछ और निवारक शक्तियां हैं, जैसे गैर कानूनी भीड़ को हटाना, अवैध हथियार जब्त करना और शांति बनाए रखने के लिए लोगों से बॉन्ड भरवाना। ये सभी कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर BNSS 2023 क्या करता है? ये एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जरूरी शक्तियां भी देता है। तो अंत में एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपको भी लगता है कि कानून की जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है? जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे और व्यवस्था की शक्तियों को समझेंगे, तभी हम मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित समाज बना पाएंगे। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर कानून के छात्रों और पेशेवरों के लिए है। इसमें हम पिछले साल की परीक्षाओं में आए कुछ मुख्य सवालों को लेंगे और उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम BNS की बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्रिमिनल कोड्स का ढांचा और उनकी शक्तियां क्या हैं। इसके बाद कानूनी आरोप की गहराइयों में उतरेंगे, फिर प्ली बार्गेनिंग जैसे एक मॉडर्न रास्ते को समझेंगे और आखिर में एक वारंट केस की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए इन सब का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक बिल्कुल नया ढांचा दिया है। और इस पूरी चर्चा में हम पिछले साल के एग्जाम में आए कुछ अहम सवालों को अपना आधार बनाएंगे, ताकि हर पहलू बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, किसी भी जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी अदालतों को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि BNSS के तहत क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी पावर्स क्या हैं और उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो पिछले साल के पेपर में आया था वो ये है,
Describe the constitution, powers and jurisdiction of criminal courts under BNSS 2023. मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दांडिक न्यायालयों के गठन, शक्तियों व अधिकारिता का वर्णन कीजिए। ये सवाल सीधा सीधा हमारे सिस्टम की नींव के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, बीएनएसएस की धारा 6 के तहत अदालतों का ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है? ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने का तरीका है। सबसे ऊपर है कोर्ट ऑफ सेशन, जो हत्या जैसे सबसे गंभीर अपराधों को सुनता है। फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो थोड़े कम गंभीर मामलों को देखते हैं। और फिर हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो छोटे-मोटे अपराधों को निपटाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर छोटा बड़ा केस एक ही अदालत में जाने लगता तो सिस्टम तो कब का बैठ जाता। ये हायरार्की ये पक्का करती है कि गंभीर मामलों पर सीनियर कोर्ट्स फोकस कर सके और छोटे मामले जल्दी निपट जाएं। और हाँ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम तो और भी अलग है। उनका काम है अपराध होने से रोकना। अच्छा, अदालतों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं ट्रायल के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की तरफ। किसी भी क्रिमिनल केस में आरोप या चार्ज पहला और सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक कदम होता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अक्यूज्ड को ऑफिशियली बताता है कि उस पर इल्जाम क्या लगाए गए हैं। तो अगला सवाल है, व्हाट इज चार्ज? एक्सप्लेन इट्स फॉर्म, कंटेंट्स एंड द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन अंडर BNSS 2023। हिंदी में आरोप क्या है, आरोप का प्रपत्र व अंतर्वस्तुएं तथा BNSS 2023 के अंतर्गत आरोप में परिवर्तन की प्रक्रिया समझाइए। ये सवाल हमें ट्रायल के एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्से को समझने के लिए कहता है। तो ये चार्ज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। BNSS की धारा 227 से 242 के मुताबिक आरोप एक नोटिस से कहीं ज्यादा है। ये अदालत का तैयार किया हुआ एक फॉर्मल रिटन एक्यूजेशन है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि न्याय के एक बहुत बड़े सिद्धांत को लागू करना है। और वो सिद्धांत क्या है कि हर इंसान को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जरा सोचिए, जब तक किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं होगा कि उसके खिलाफ आरोप क्या है, वो अपना बचाव करेगा कैसे? इसीलिए चार्ज का बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। अब देखते हैं कि एक आरोप पत्र में आखिर होता क्या क्या है। BNSS की धारा 230 के हिसाब से यहाँ लिखी हर डिटेल का एक मकसद है। अभियुक्त का नाम तो जरूरी है ही, लेकिन अपराध का समय, तारीख और जगह क्यों? ताकि अभियुक्त अपनी एलिबाई पेश कर सके, मतलब ये सबूत दे सके कि वो उस वक्त कहीं और था। कानून की कौन सी धारा लगी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि डिफेंस लॉयर उसी हिसाब से अपनी दलीलें तैयार कर सके। ये सारी डिटेल्स मिलकर ही एक निष्पक्ष ट्रायल की नींव रखती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर ट्रायल के बीच में ही चार्ज बदल दिया जाए? क्या ये अनफेयर नहीं होगा? BNSS की धारा 234 इसी का जवाब देती है। हाँ, अदालत फैसले से पहले कभी भी आरोप बदल सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। ये बदलाव एक रिटन ऑर्डर से होगा और अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अक्यूज्ड को नए आरोप के आधार पर अपना बचाव फिर से तैयार करने का पूरा मौका मिलेगा। वो गवाहों को वापस बुला सकता है, उनसे जिरह कर सकता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि प्रक्रिया में बदलाव से अक्यूज्ड के अधिकारों को कोई नुकसान न हो। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडियन लीगल सिस्टम में एक तरह का गेम चेंजर है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। प्ली बार्गेनिंग। हमारी अदालतों पर मुकदमों का कितना बोझ है, ये तो हम सब जानते हैं। इसी बोझ को कम करने और मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है। ये न्याय का एक वैकल्पिक रास्ता है। और इस पर जो सवाल पूछा गया था वो सीधा और सिंपल था। Explain the provisions relating to plea bargaining under BNSS 2023 with sections, या plea bargaining से संबंधित प्रावधानों को धाराओं सहित समझाइए। ये सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था, जो दिखाता है कि ये कितना जरूरी टॉपिक है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्या कोई भी जाकर प्ली बार्गेन कर सकता है? जवाब है नहीं। BNSS की धारा 281 कुछ बहुत साफ सीमाएं तय करती है। ऐसा क्यों? ताकि न्याय के साथ कोई समझौता न हो। ये सिर्फ उन अपराधों के लिए है जिनकी ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल है। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में इसकी इजाजत नहीं है, ताकि ऐसे सेंसिटिव मामलों में कोई सौदेबाजी ना हो सके।
इसी तरह जो अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं, जैसे कोई बड़ा घोटाला, उनमें भी ये लागू नहीं होता। ये शर्तें एक बैलेंस बनाती हैं। छोटे मामलों को जल्दी निपटाओ, लेकिन गंभीर अपराधों में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करो। इसकी प्रक्रिया भी धारा 282 से 288 में बहुत ध्यान से बनाई गई है। सबसे पहले अक्यूज्ड एक एप्लीकेशन देता है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से गुनाह कबूल करना चाहता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है कोर्ट का वेरिफिकेशन। जज बंद कमरे में बिना वकीलों के सीधे अक्यूज से बात करके ये पक्का करते हैं कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है। ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। इसके बाद विक्टिम को भी इसमें शामिल किया जाता है और एक आपसी संतोषजनक समाधान यानी MSD तैयार होता है, जिसमें विक्टिम को मुआवजा भी मिल सकता है। तो ये सिर्फ सजा कम करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विक्टिम को भी न्याय दिलाने की एक कोशिश है। चलिए अब अपने आखिरी प्रोसीजरल टॉपिक पर चलते हैं, एक वारंट मामले की सुनवाई। वारंट मामले वो होते हैं जो गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं और जिनमें सजा 2 साल से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए इनकी सुनवाई की प्रक्रिया भी काफी लंबी और स्टेप बाय स्टेप होती है। और इस पर सवाल ये था, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉलोड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन अ वारंट केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब पुलिस रिपोर्ट पर वारंट मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये सवाल हमसे एक पूरे मुकदमे के हर चरण को क्रम से समझने के लिए कह रहा है। BNSS की धारा 244 से 254 तक फैली ये प्रक्रिया एक निष्पक्ष ट्रायल का पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, अभियुक्त की हाजिरी। दूसरा और बहुत जरूरी कदम, उसे पुलिस रिपोर्ट और सभी सबूतों की कॉपी देना। क्यों? ताकि डिफेंस को पता हो कि प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ क्या-क्या सबूत हैं। इससे ट्रायल बाय एम्बुश नहीं हो सकता, मतलब डिफेंस को अचानक किसी सबूत से चौंकाया नहीं जा सकता। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि क्या पहली नज़र में केस बनता भी है या नहीं। अगर नहीं, तो व्यक्ति को वहीं बरी यानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ताकि उसे बिना वजह एक लंबे ट्रायल से ना गुजरना पड़े। अब अगर अक्यूज कहता है कि मैं निर्दोष हूं, तो यहां से असली कहानी शुरू होती है। पहले प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करता है, फिर अक्यूज्ड को मौका दिया जाता है कि वो अपने खिलाफ पेश हुए हर सबूत पर अपना पक्ष रखे। ये नेचुरल जस्टिस का एक और जरूरी सिद्धांत है। इसके बाद अक्यूज्ड अपने बचाव में सबूत पेश करता है। ये एक तरह की बराबरी की लड़ाई है। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है और आखिर में दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। तो हमने ये सारी टेक्निकल प्रोसीजर्स तो देख ली, पर सवाल ये है कि सो व्हाट? इन प्रक्रियाओं का आखिर मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए संक्षेप में देखते हैं। तो हमने जो भी प्रक्रियाएं देखी, उनका असली मतलब क्या है? देखिए, हर प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा मकसद है। अदालतों का जो स्ट्रक्चर है, वो काम का बोझ बांटकर सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। चार्ज की प्रक्रिया ये पक्का करती है कि अक्यूज को पता हो कि उसे लड़ना किससे है। प्ली बार्गेनिंग उन लाखों केस के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो सालों तक अटके रहते हैं। वारंट केस की पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को बचाव का पूरा मौका मिले, चाहे आरोप कितना भी गंभीर क्यों ना हो। और इन सबको कानून में लिखने का सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता। इससे सिस्टम में मनमानी की गुंजाइश कम होती। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे BNSS लागू हो रहा है, क्या लगता है इनमें से कौन सी प्रक्रिया, अदालतों की संरचना, आरोप तय करने का तरीका, प्ली बार्गेनिंग या फिर मुकदमे के ये लंबे चरण भारत में तेजी से न्याय देने पर सबसे गहरा असर डालेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।